चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, घड़ियाल और स्लोथ बेयर यानी भालू को प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई। तो घड़ियाल और स्लोथ बेयर को वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। इन प्रजातियों की सिफारिश राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की ओर से गठित स्थायी समिति ने की है। इस समिति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों और वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया है। घड़ियाल के विषय में देखते हैं तो यह प्रजाति ज्यादातर मीठे पानी की नदियों में पाई जाती है। मुख्य रूप से गंगा की सहायक नदियों चंबल और गिरवा भारत में, राप्ती नारायणी नदियों नेपाल में पाई जाती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। CITES परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध। विशेषताएं, इनकी थूथन सभी मगरमच्छ प्रजातियों में सबसे पतली और लंबी होती है। वयस्क नर के थूथन के सिरे पर एक बड़ा बल्बनुमा उभार होता है जिसे घड़ा कहा जाता है। यह सभी मगरमच्छ प्रजातियों में सबसे अधिक जल में रहना पसंद करती है। स्लोथ बेयर के विषय में देखते हैं। पर्यावास की बात करें तो भारत, श्रीलंका और नेपाल की देशज यानी मूल प्रजाति है। यह भारत में 5 जैविक भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान और पूर्वोत्तर भारत। संरक्षण स्थिति इसकी तो IUCN में वल्नरेबल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध, CITES परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध। विशेषताएं, स्लॉथ बेयर एक छोटा भालू होता है जिसकी त्वचा घने बालों वाली होती है। यह भोजन के लिए मुख्य रूप से दीमकों और चींटियों पर निर्भर रहता है और यह एकाकी प्राणी होता है और सामान्यतः रात्रिचर होता है। देखते हैं CSSIDWH के विषय में तो यह योजना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। IDWH के प्रमुख घटक तो संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को समर्थन प्रदान करना, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा करना और मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करना, अति संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके प्रवासों को बचाने के लिए पुनः प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना। अब तक प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। फिर नेक्स्ट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये जीवित सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं। इनकी स्थापत्य कला और तकनीकी योजना बहुत ही विशिष्ट और अलग है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं आदि। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले भारत के 44वें स्थल स्मारक बन गए हैं। विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के विषय में देखते हैं तो सामरिक सैन्य धरोहर 17वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी, यह 12 किलो का नेटवर्क है। ये सामरिक सैन्य दृष्टि, नवाचार, क्षेत्रीय अनुकूलन और वास्तुशिल्प संबंधी निपुणता को प्रदर्शित करते हैं। इन किलों में भौगोलिक समझ और रणनीतिक रक्षा योजना की झलक देखने को मिलती है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। चयनित किलों में तमिलनाडु में जिंजी किले के साथ साथ महाराष्ट्र में सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग शामिल हैं। ये तटीय चौकियों से लेकर पहाड़ी गढ़ों तक विविध भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं। विश्व धरोहर स्थलों के रूप में चुने जाने वाले सभी मानदंड देखते हैं। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए स्थलों, स्मारकों का उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए तथा उन्हें 10 चयन मानदंडों में से कम 1 को पूरा करना होता है। केवल विश्व धरोहर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश ही अपने क्षेत्र में स्थित स्थलों के लिए नामांकन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। नामांकित स्थल स्मारक का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है। भारत 2021 से 25 तक इसका सदस्य है। फिर अगली न्यूज है हमारी, भारत में पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।
इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का वित्त पोषण पीएम ई ड्राइव पहल के तहत किया जाएगा। इसके विषय में देखते हैं। लक्ष्य है इस योजना का ई ट्रकों के इस्तेमाल और उनके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा लॉजिस्टिक्स लागत एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। डीजल ट्रक भारत के कुल वाहनों का केवल 3% है, लेकिन वे परिवहन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 42% का योगदान देते हैं। इस योजना में मांग प्रोत्साहन को N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा। N2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल होंगे। N3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल होंगे। प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में मिलेगा। बात करेंगे पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव के विषय में। नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। फोकस पीएम ई ड्राइव का मुख्य फोकस इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक ट्रक, ई बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहन टेस्टिंग पर है। वाहनों के प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग प्रोत्साहन है। उद्देश्य देखते हैं इसका। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, घरेलू ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना, सतत स्वच्छ और दक्ष सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आदि। पीएम ई ड्राइव हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना से अलग है। दायरे का विस्तार देखते हैं तो यह FAME सेकंड से आगे बढ़कर ई ट्रक, ई एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करती है। स्क्रैम्पिंग से जुड़े प्रोत्साहन तो ई ट्रकों के लिए यह अनिवार्य है और ई बसों के लिए इसे प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षण एजेंसियां, इसमें टेस्टिंग एजेंसियों को अपग्रेड करने का भी प्रावधान है। फिर अगली न्यूज है हमारी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। तो इस नीति का उद्देश्य आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य भूतापीय संसाधनों का पता लगाने एवं विकास करने के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। भूतापीय ऊर्जा के विषय में देखते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त ऊष्मीय यानी गर्मी ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा आंशिक रूप से पृथ्वी के निर्माण के दौरान उत्पन्न हुई अवशिष्ट ऊष्मा से और आंशिक रूप से पृथ्वी के कोर और मेंटल के भीतर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के निरंतर एवं स्वाभाविक रेडियोधर्मी विघटन क्षय से उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को भूतापीय तकनीक का उपयोग करके हीटिंग और कूलिंग, विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा भंडारण के लिए निकाला जाता है। परंपरागत भूतापीय तकनीकें उन जल तापीय भंडारों का उपयोग करती हैं जहां भूतापीय ऊष्मा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भूमिगत तरल पदार्थों के माध्यम से सतह तक पहुंचती है। अलगी पीढ़ी की भूतापीय तकनीक में गहराई से ऊष्मा को प्राप्त किया जाता है। इसमें इंजीनियर प्रणालियों के माध्यम से सतह से तरल पदार्थ को प्रसारित किया जाता है। ये तकनीकें जल तापीय भंडारों पर निर्भर नहीं होती। इनमें एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स और क्लोज्ड लूप जियोथर्मल सिस्टम्स तकनीकें शामिल हैं। भारत में संभावनाएं तो जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार भारत में लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा की संभावना है। पूगा और चोमाथांग यानी लद्दाख भारत के सबसे संभावनाशील भूतापीय क्षेत्र हैं। लाभ 24x7 बिजली उत्पादन की क्षमता, उच्च उपयोग दर 2023 में 75% से अधिक, न्यूनतम उत्सर्जन आदि। चुनौतियां तुलनात्मक रूप से तकनीक की उच्च लागत, सीमित अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरणीय चिंताएं, लाइसेंस प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया आदि। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहले तो जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022 यह भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाओं का मानचित्रण करता है। टास्क फोर्स का गठन तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम तो यह नई भूतापीय तकनीकों से संबंधित अनुसंधान पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो आइसलैंड, सऊदी अरब और RETAP यानी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर अगली न्यूज है हमारी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी की। तो यह रिपोर्ट नए पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालती है, इससे पहले कि वे वैश्विक या क्षेत्रीय संकट में परिवर्तित हो जाएं। रिपोर्टिंग में उजागर किए गए मुख्य पर्यावरणीय मुद्दे तो गर्म होते क्रायोस्फीयर में सूक्ष्म जीवों का फिर से सक्रिय होना, तो जलवायु के गर्म होने के कारण निष्क्रिय अवस्था में पड़े सूक्ष्म जीव
पुनः सक्रिय हो सकते हैं। इससे सूक्ष्मजीव नए पर्यावरण में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में पहले से मौजूद सूक्ष्मजीवों के अस्तित्व पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके कारण रोगों का प्रसार हो सकता है। साथ ही इससे जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कुछ सूक्ष्मजीव बर्फ पिघलने के बाद जीवित नहीं रह पाएंगे। बर्फीले वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीवों को साइक्रोफाइल्स कहा जाता है। नदियों के प्रवाह में अवरोध, तो नदियों के प्रवाह में मौजूद सभी अवरोध जैसे बांध, वेयर या कम ऊंचाई वाले बांध, बैराज, कलवर्ट, सूल्स आदि नदी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। इन अवरोधों के प्रभाव, तो इनके कारण जल के प्रवाह एवं तापमान, पर्यावास की गुणवत्ता और दशा, नदी के निचले मार्ग की ओर तलछट के परिवहन तथा मछलियों के प्रवास में बदलाव सहित देशज समुदाय का विस्थापन आदि देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में नदी की प्राकृतिक स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए इन अवरोधों को हटाना एक बेहतर रणनीति के रूप में माना गया है। इन अवरोधों को हटाने से नदी का सतत प्रवाह सुनिश्चित होगा और नदी पारिस्थितिकी तंत्रों के माध्यम से परस्पर संपर्क भी पुनः बहाल होगा। इन अवरोधों के कारण वैश्विक स्तर पर नदियों का 89% जल प्रभावित होता है। जनसांख्यिकीय चुनौती, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव, वायु प्रदूषण और बाढ़ जैसे पर्यावरणीय जोखिम बढ़ रहे हैं। ये जोखिम विशेष रूप से वृद्ध जनों की बढ़ती आबादी के लिए खतरनाक है। बाढ़ की घटनाओं से पहले से मौजूद प्रदूषकों का पुनः फैलना, जल और तलछट में दीर्घकालिक प्रदूषक पादपों एवं प्राणियों में प्रवेश कर संचयित हो सकते हैं। जैव संचयन, ठीक है। अतः बाद में प्रदूषकों की बढ़ी हुई सांद्रता खाद्य श्रृंखलाओं को संदूषित कर सकती है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारा विवाद का समाधान करने के लिए गठित रावी और ब्यास जल अधिकरण के कार्यकाल को बढ़ावा दिया है। यह अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल 1986 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। देखते हैं इसके विषय में। तो ISRWD अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया था ताकि राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल विवादों को समाधान किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को ऐसे जल विवादों में हस्तक्षेप करने से रोकता है जिन्हें किसी अधिकरण को सौंपा गया हो। फिर नेक्स्ट है WHO महामारी समझौता यानी WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने WHO वैश्विक महामारी समझौता पर अंतर सरकारी कार्य समूह की अपनी पहली बैठक आयोजित की। इसके विषय में जानते हैं। समझौता अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के लिए सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और साधनों की निर्धारित करता है। इसके आधार पर महामारी की रोकथाम, इससे निपटने की तैयारी और कार्यवाही के लिए वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा। इसमें टीका, उपचार और डायग्नोस्टिक को समान रूप से और समय पर उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्य सिद्धांत देखते हैं। समझौता अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून, समानता, एकजुटता तथा सभी व्यक्तियों की गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण सम्मान पर आधारित है। नेक्स्ट है राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम। असम वन विभाग ने गैंडे के सींगों के DNA प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है और इसे राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम इंडिया DNA डेटा लाइब्रेरी में जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके विषय में देखते हैं। कार्यक्रम 2016 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में वन्यजीव संस्थान, WII, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा WWF इंडिया साझेदार है। राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक टूल है। इसे विशेष रूप से वन्यजीव से संबंधित अपराध के मामलों की जांच के लिए विकसित किया गया है। राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम इंडेक्सिंग सिस्टम का उपयोग करता है, जिसमें सीक्वेंसिंग के जरिए प्रत्येक गैंडे की विशिष्ट आनुवंशिक पहचान तैयार की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अस्त्र मिसाइल। तो DRDO और भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान में अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। यह मिसाइल स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। इसके विषय में देखते हैं। स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका उपयोग बहुत तेज गति और दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों को मार गिराने के लिए किया जाता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। यह मिसाइल दिन रात और हर मौसम में कार्य करने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। यह अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से लैस है। फिर नेक्स्ट है AI अलायंस नेटवर्क। तो डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने पाकिस्तान के AI टेक्नोलॉजी सेंटर के AIANET में शामिल होने के आवेदन पर आपत्ति जताई है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन AIANET का संस्थापक सदस्य है।
इसके विषय में देखते हैं। ये एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क तथा कम्युनिटी है जो अपने सदस्यों को विचारों का आदान प्रदान करने तथा सूचना और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करता है। उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना ताकि दीर्घकालिक सतत समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें 17 सदस्य हैं। इसे AI अलायंस रूस द्वारा प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफैट। तो विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी है कि ट्रांसफैट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से विकासशील देशों में पोषण पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रांसफैट क्या है? तो इसे ट्रांस फैटी एसिड भी कहा जाता है। ट्रांसफैट असंतृप्त वसाम्ल होते हैं जो औद्योगिक रूप से बनाए जा सकते हैं या प्राकृतिक रूप से पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों जैसे मांस और दूध में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के उदाहरण है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में जमा हो सकता है जिससे वे सख्त और संकरी हो जाती हैं। इस वजह से दिल का जो दौरा है या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांसफैट को सूजन, अधिक वजन, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बताया जाता है। फिर नेक्स्ट है फेंटेनाइल। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटेनाइल से होने वाली मौत का हवाला देते हुए कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने को उचित ठहराया है। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 2024 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंटेनाइल के ओवरडोज से 1,12,000 मौतें दर्ज की गई है। फेंटेनाइल के विषय में देखते हैं। फेंटेनाइल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है। इसे एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग की अनुमति है। यह दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन से अलग लगभग 100 गुना अधिक तथा हेरोइन से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसे आमतौर पर अपाचे, चाइना गर्ल, चाइना टाउन, डांस फीवर, गुड फेलोज, जैकपॉट, किंग आइवरी आदि नामों से बुलाया जाता है। इसके ओवरडोज से सामने आने वाले लक्षण तो त्वचा का ठंडा होना और पसीना आना, शरीर नीला हो जाना यानी साइनोसिस, कोमा तथा श्वसन तंत्र फेल होना जिससे मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी। तो भारतीय सुरक्षा बल पीर पंजाल श्रेणी में भगोड़े आतंकवादियों की तलाश के लिए गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। पीर पंजाल श्रेणी के विषय में देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल तथा जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। यह लघु हिमालय का एक भाग है। इस श्रेणी झेलम नदी से लेकर ऊपरी ब्यास तक विस्तृत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर तक है और इसमें मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टानें पाई जाती हैं। प्रमुख दर्रे हैं पीर पंजाल दर्रा, बिदिल दर्रा, गोलाभगर दर्रा और बनिहाल दर्रा। बहने वाली नदियां किशन गंगा, झेलम और चिनाब नदियां इस पर्वत श्रेणी को काटती हुई बहती हैं। फिर नेक्स्ट है व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA। तो स्विट्जरलैंड ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौते की पुष्टि की। इसने भारत और EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। EFTA 4 देशों का व्यापार समूह है। इसके सदस्य देश हैं स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड। इसके विषय में देखते हैं। समझौता भारत ने EFTA के 4 विकसित सदस्य देशों के साथ किया है। बाध्यकारी प्रतिबद्धता, अगले 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का बाध्यकारी लक्ष्य रखा गया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं TRIPS स्तर की हैं। TRIPS से आशय बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू। ठीक है, ये बात की रही हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौतों की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।